अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होता है, ठीक है? तो इससे इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता था, चार्ज जब रेस्ट पे होता था तो उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है? तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें चार्ज रेस्ट पे होता था, ठीक है? लेकिन अभी हम जो चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं उसमें चार्ज रेस्ट में नहीं होगा, उसमें चार्ज मोशन में होगा, ठीक है? तो जब चार्ज मोशन में होता है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट का, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है? तो आपको पता होगा कि रेट का मतलब क्या होता है। रेट का मतलब होता है कोई भी चीज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है? कोई भी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है? तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, फ्लो ऑफ चार्ज की बात हो रही है, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड करंट, ठीक है? हम क्या बोलेंगे, द चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड करंट, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो रेट का मतलब होता है कि कोई भी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है? तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, फ्लो ऑफ चार्ज की बात हो रही है, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज बाय टाइम, ठीक है? अच्छा, फिर इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल आई से, ठीक है? और मैथमेटिकली हम इस हमारे पास जो डिफिनेशन है इसको हम मैथमेटिकली किस तरह से लिखेंगे, आई इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है? चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टाइम का मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे आप देख ले, चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टाइम, तो आपको मैंने क्या कहा है कि रेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, फ्लो ऑफ चार्ज की बात हो रही है। तो चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टाइम, या इसको आप बोल सकते हैं चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है? और इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं करंट, ठीक है? पर सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है? तो करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हो, ये होता है आई इज इक्वल टू चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है? फिर चार्ज को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों से, ठीक है? तो अगर आप एवरेज करंट की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने एवरेज करंट को निकालना है तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है? एवरेज करंट हमारे पास क्या होता है, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है? लेकिन अगर आपने किसी इंस्टेंट टाइम पे स्मॉल टाइम के लिए करंट को निकालना है, ठीक है, किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पे स्मॉल टाइम पे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे डेल्टा की जगह हम क्या कर देते हैं, हम डी कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि डी का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाय डी टी, ठीक है? तो ये क्या होती है, ये एग्जैक्ट डिफिनेशन है करंट की, ठीक है? एग्जैक्ट डिफिनेशन करंट की क्या है, आई इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाय डी टी, कि चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, इस कॉल्ड करंट, ठीक है? हमारे पास करंट क्या होता है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लिखते हैं चार्ज फ्लोन डिवाइड बाय टाइम, ठीक है? अगर हमने एवरेज करंट को निकालना है तो हमारे पास ये होगा, अगर हमने इंस्टेंटेनियस करंट को निकालना है तो हमारे पास डी क्यू डिवाइड बाय डी टी होगा, ठीक है? लेकिन हम ज्यादातर जो यूज करते हैं हम वो इंस्टेंटेनियस करंट को यूज करते हैं, डी क्यू डिवाइड बाय डी टी को यूज करते हैं, ठीक है? कि लेट सपोज अगर आपके पास यहाँ पे एक कंडक्टर है, ठीक है, और उस कंडक्टर को आपने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते हैं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, वो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, क्योंकि उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है? तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास करंट इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है? और इसके साथ चार्ज है वो कितना होगा, डी क्यू, ठीक है? यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसके साथ जो चार्ज है वो डेल्टा क्यू है, ठीक है? और इसने ये जो करंट प्रोड्यूस किया है वो कितने टाइम में है, डेल्टा टी टाइम में, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, आई इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाय डेल्टा डी टी, ठीक है? अच्छा, फिर हमारे पास करंट का यूनिट क्या होता है, तो करंट का यूनिट हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हमारे पास करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाय डी टी, ठीक है? या आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय टी। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो हम इसका यूनिट किस तरह से फाइंड करेंगे, कूलम पर सेकंड, ठीक है? और कूलम पर सेकंड को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एम्पियर, ठीक है? एम्पियर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है? और उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर हमारे पास जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है करंट के हवाले से, ठीक है, वो ये होता है कि करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है?
करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, तो आपने देखा होगा कि करंट के पास डायरेक्शन भी होता है और करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी करंट को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते, ठीक है। करंट के पास डायरेक्शन भी होता है और उसके साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी उसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ये स्केलर क्वांटिटी है या हम बोलते हैं ये टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। तो करंट ना तो वेक्टर क्वांटिटी होती है या ना स्केलर क्वांटिटी होती है, ये टेंसर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, अगर करंट जो है उसके पास डायरेक्शन भी है और उसके साथ मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो क्यों, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है कि बिकॉज करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, कि करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, ठीक है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास यहाँ पे 3 एम्पियर करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और आपके पास 4 एम्पियर करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपने इन दोनों का सम निकालना है, ठीक है, तो ये वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता। इन दोनों का जो सम आएगा वो स्केलर के फॉर्म में होगा, वो होगा 4+3, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को सम करते हो तो इन दोनों का जो सम होता है वो किस तरह से होता है, स्केलर के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 4+3। तो इसका जो टोटल करंट आता है वो क्या होता है, 7 एम्पियर, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर लॉ को ओबे करता तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल, जिस तरह आप लिखते हैं ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास वेक्टर लॉ का वही होता है, ठीक है। तो फिर ये क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता, ठीक है। ये हमारे पास जब यहाँ पे हमारे पास टोटल करंट आता है वो हमारे पास 7 एम्पियर बन जाता है, ठीक है। तो लेट सपोज अगर आपके पास ये एक वायर है उसमें 4 एम्पियर करंट जो है फ्लो करी, ठीक है। यहाँ पे 3 एम्पियर करंट है, ठीक है, इस वायर में। तो यहाँ पे आप देख ले, अगर हम इन दोनों का सम निकालते हैं, अगर हम इन दोनों का टोटल करंट निकालते हैं इन दोनों वायर्स में, तो हमारे पास क्या आता है 4+3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले 4+3, तो अगर आप इन दोनों को सम करते हो तो इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 7 एम्पियर आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, दोनों को स्केलर के फॉर्म में ऐड कर रहे हो, ठीक है। हमारे पास जो जनरल हम सम करते हैं वो किसके फॉर्म में होती है, वो स्केलर के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे जो करंट होता है वो क्या करता है, वो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, ठीक है। जिस तरह हम वेक्टर में दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, ये स्केलर फॉर्म को ओबे करता है, ये स्केलर फॉर्म को फॉलो करता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि करंट के पास डायरेक्शन तो होता है, मैग्नीट्यूड भी होती है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं होती, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। अगर आप यहाँ पे इन दोनों करंट को सम करते हो तो इसका जो रिजल्ट आता है वो 7 एम्पियर आएगा, ठीक है। ये अगर आपके पास यहाँ पे एक करंट है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है और वो है 3 एम्पियर, ठीक है, और दूसरा करंट हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रहा है वो है 2 एम्पियर, ठीक है। तो आप इन दोनों का जब सम निकालते हैं तो दोनों का सम क्या आता है, 5 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, ये डायरेक्टली सम हो रहे हैं दोनों, 5+3+2, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 5, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये स्केलर एडिशन को यहाँ पे ओबे कर रहा है, ठीक है, स्केलर लॉ को यहाँ पे ये ओबे कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो करंट होता है वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है। तो ये कौन सी क्वांटिटी होती है, करंट जो है ना तो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। हमारे पास एक तल टाइप की क्वांटिटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। तो करंट जो है वो टेंसर क्वांटिटी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको गिवन है कि करंट जो है वो कौन सी क्वांटिटी है और आपको ऑप्शन में गिवन है कि वेक्टर और स्केलर, ठीक है, तो आपने स्केलर को वहाँ पे चूज करना, ठीक है, वेक्टर को चूज नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर आपको टेंसर गिवन है ऑप्शंस में तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, वो टेंसर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बात याद रखें कि हमारे पास करंट जो है वो टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ये गिवन ना हो तो फिर आप करंट को स्केलर क्वांटिटी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था करंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो हमारे पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने से पहले हम सबसे पहले हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, ठीक है, उनके तरफ हम जाते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, या अगर आपको डाइलेक्ट्रिक याद हो, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर्स, ठीक है, तो उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि जब हमारे पास कोई कंडक्टर होता है, ठीक है, तो उस कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती, ठीक है। कंडक्टर के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी होती है, जीरो होती, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर होता है, ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अगर आप यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आप जब इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं,
इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, प्लस रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भाग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि लेट सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। और उस कंडक्टर पे मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई की, ठीक है। तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, एटम्स, ठीक है। और एटम्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो यहाँ पे क्या करेंगे, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं और आपने यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास इंड्यूस चार्ज बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इंड्यूस चार्ज बन जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से यहाँ पे जो इंड्यूस चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो इंड्यूस चार्ज की वजह से यहाँ पे हमारे पास एक इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, ठीक है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस कंडक्टर के इनसाइड यहाँ पे एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ई इनसाइड, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे कौन सी चार्ज बन जाती है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, ई इंड्यूस, ठीक है। और वो इस कंडक्टर के अंदर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, कि जो इसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है इसके इनसाइड, ठीक है, वो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, वो जीरो होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पे जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है, कंडक्टर के अंदर, और आपने यहाँ पे बाहर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ठीक है। तो यहाँ पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और यहाँ पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि क्यों कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे आप देख लें कि आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में अप्लाई की, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है। और इसमें से इसके अंदर कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो कहाँ पे है, पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में, ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उस वो क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बनेगी तो वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड की भी यहाँ पे अपने अलग ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, ठीक है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। यहाँ पे आप देख लें कि इसका डायरेक्शन ये है लेकिन इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। बट दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो दोनों क्या कर देंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इनसाइड द कंडक्टर वो हमारे पास क्या होगी, जीरो, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं ई इनसाइड इज इक्वल टू जीरो। अगर आपको इससे समझ नहीं आया तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड, ठीक है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। तो हम क्या बोलते हैं, ई इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल, ठीक है। तो अगर आप इसको इस साइड पे लेके आओगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ई इंड्यूस प्लस एक ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, वो क्या होती है, वो जीरो की इक्वल होती है, ठीक है।